बच्चों, आज हम हिंदी ताशिका के माध्यम से व्याकरण की जानकारी लेंगे। हिंदी विषय का जो व्याकरण है, इस व्याकरण के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। जैसे हिंदी विषय को लेकर कई प्रकार का व्याकरण हमें पढ़ाई के लिए यानी अध्ययन के लिए है। उसमें जैसे व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों का उच्चारण अपने आप होता है, इसलिए व्यंजनों के साथ साथ स्वरों का उच्चारण होता है, जिससे हम शब्द बनाते हैं। शब्द एक अथवा एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। देखो, व्यंजनों का उच्चारण करने के बाद उनके साथ स्वरों की ध्वनियाँ अपने आप निकलती है, उससे जो शब्द तैयार होते हैं। शब्द एक अथवा एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी हिंदी व्याकरण से हमारी शुरुआत होती है व्यंजनों, स्वरों तथा शब्दों के साथ, शब्दों के बाद वाक्य, फिर वाक्यों के बाद हम क्या करते हैं, हिंदी विषय का अध्ययन करते हैं। जैसे बोलना, समझना, पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो आज हम हिंदी विषय का जो व्याकरण है, इसकी जानकारी आज हम लेंगे। शुरुआत करते हैं। और एक बार, शब्द एक अथवा एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के कई प्रकार हैं, इसकी जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। मूलतः जिन शब्दों में बदलाव होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द, जो शब्द अन्य भाषा से आते हैं, उन शब्दों को हम ज्यों के त्यों याने मराठीमध्ये जसेच्या तसे त्या शब्दांचा आपण काय करतो, वापर करतो। याने विकार यानी जिन शब्दों में बदलाव आता है उसे विकार कहते हैं। जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसकी विस्तृत जानकारी हम बाद में लेने वाले हैं। उसके पहले संज्ञा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे दृश्य अथवा किसी कल्पित वस्तु, चीज या फिर नाम का या किसी पदार्थ का नाम सूचित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा की व्याख्या और एक बार देखिए। संज्ञा, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे दृश्य अथवा किसी कल्पित, कल्पित यानी काल्पनिक वस्तु, चीज या फिर पदार्थ का नाम सूचित किया जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, आकाश, महल, तृप्ति, कुणाल, गाय, बैल, हाथी, भालू आदि शब्दों को हम क्या करते हैं, संज्ञा के माध्यम से उसका उच्चारण करते हैं। अब इस संज्ञा के भेद है। भेद यानी संज्ञा के भेद, भेद यानी प्रकार, और फिर उसके उपप्रकार। अब यहाँ पे संज्ञा के मूल भेद है। कुल मिला के संज्ञा के मूल भेद जो है, प्रमुख
प्रकार जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे नाम आता है, शहर का नाम, गांव का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में पुणे, सागर, संतोष। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी जाति के प्रकार के पदार्थों का अथवा उनके समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जातिवाचक संज्ञा यानी जैसे शिक्षकों की जाति, घोड़ों की जाति, उस जाति के पदार्थों का अथवा समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसमें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अध्यापक, शिक्षक, घोड़ा। उसके बाद हम बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? सुनिए यहाँ पे, जो पदार्थ केवल राशि या ढेर के रूप में नापा तोला जाता है, उस पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा की व्याख्या, जैसे हम दूध लेते हैं लीटर में, तेल लेते हैं किलो में और लीटर में भी। तो यहाँ पे जो पदार्थ केवल राशि या ढेर के रूप में नापा जाता है, तोला जाता है, जैसे सोना तोला जाता है, कपड़ा नापा जाता है, उस प्रकार हम क्या करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के माध्यम से उसे हम क्या करते हैं? नाप के लेते हैं, तोल के लेते हैं। जैसे शक्कर, तेल, दूध, गेहूं, चावल, पानी, पेट्रोल आदि। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हम क्या करते हैं? उसकी व्याख्या करते समय उसे उस पदार्थ को नाप के तोल के हम लेते हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी जैसे विद्यार्थी का समूह, हिरण का समूह, सेना का समूह। समूह यानी क्या है? एक से ज्यादा लोग, भीड़, श्रोता वर्ग। मंडल यानी उस मंडल में आने वाले व्यक्ति, परिवार। गुलदस्ता, फूलों का दस्ता, उसे गुलदस्ता कहा जाता है। संघ यानी एकत्रित, झुंड, जैसे गायों का झुंड, बैलों का झुंड, हिरणों का झुंड, नेतागण आदि, नेताओं का संघ। समूहवाचक संज्ञा, इसकी व्याख्या देखो, जो संज्ञा किसी पदार्थ या वस्तु अथवा व्यक्तियों के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जो भेद है, उपप्रकार पदार्थवाचक, इसमें 4 संज्ञा के भेद है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पुणे, सागर। जातिवाचक संज्ञा अध्यापक, घोड़ा। द्रव्यवाचक संज्ञा दूध, तेल। समूहवाचक संज्ञा सेना, परिवार। अब उसके बाद संज्ञा के भेद में जो प्रमुख प्रकार है, उसमें भाववाचक संज्ञा, जैसे हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? संज्ञाओं का इस्तेमाल करते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसके उपभेद है 2। उसमें पहला उपभेद जातिवाचक संज्ञा से बनी, जैसे बच्चा, बचपन, शत्रु, शत्रुता। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेते समय हमें जो संज्ञा किसी विचार,
भाव, गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति, व्यापार आदि को प्रकट करती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, भाववाचक संज्ञा की जानकारी, डेफिनेशन, उसकी व्याख्या। जो संज्ञा किसी विचार, भाव, गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति, व्यापार आदि को प्रकट करती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इस भाववाचक संज्ञा के भी दो उपभेद है, प्रकार है। एक, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। एक जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, उसमें बुढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बच्चा, बचपन, शत्रु, शत्रुता। अब भाववाचक संज्ञा में दूसरा उपभेद प्रकार ब, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। उदाहरणार्थ, बुरा, बुराई, भला, भलाई। देखो यहाँ पे विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, जैसे काला, कालापन, सीधा, सीधापन, कठोर, कठोरता, मृदु, मृदुता, बुरा, बुराई, अच्छा, अच्छाई, भला, भलाई, गर्म, गर्मी आदि हम क्या करते हैं, विशेषणों के भाववाचक संज्ञा के नाम से उसकी भाव भावना को जताते हैं। अब संज्ञा की जानकारी लेने के बाद हम बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पे, वाक्य में संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कितनी आसान है, देखो सर्वनाम की व्याख्या। वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भी भेद है, यानी प्रकार है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन प्रमुख नामों की जानकारी लेते समय हमें एक एक उदाहरण यहाँ पे मैं लेता हूँ। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार है। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, इसमें मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुषवाचक इसमें वह, वे, इसका, इनका। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार है, मैं, मेरा, तू, तुम, वह, वे। इसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उसके बाद निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इसकी व्याख्या देखो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या पदार्थ या चीज के विषय में ठीक ठीक निश्चित बात की जाती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, पदार्थ, चीज आदि विषय के बारे में निश्चित बात की जाती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का होशियार है, वह अब मेरी घर में नहीं है,
वे सभी घूमने गए हैं, ये फल अच्छे हैं आदि की जानकारी हम क्या करते हैं, यह वह वे ये सो के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसकी व्याख्या, संबंधवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहा जाता है जो कही गई संज्ञा के संबंध में वर्णन करता है। जैसे यह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है, उसमें जो भारत ने किया वह दूसरा देश नहीं कर सकता। संबंधवाचक सर्वनाम में देखो, पहला उदाहरण वाक्य, जो भारत ने किया वह दूसरा देश नहीं कर सकता। यहाँ में भारत का संबंध दूसरे देश से बताया गया है। और एक उदाहरण, जो बालक देश की सेवा करता है वह देश प्रेमी होता है। देखो, जो बालक देश की सेवा करता है वह देश प्रेमी होता है। ये संबंध यहाँ पे दर्शाया है। कहाँ? संबंधवाचक सर्वनाम में। अब आगे का प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम एक ही रूप से दोनों वचनों में एक वचन बहुवचन एक रूप में ही व्यक्त होता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन के माध्यम से उसका प्रयोग होता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में भी होता है। जैसे हम आप ही बनेंगे देश प्रेमी, मैं आप ही गीत गाता हूँ। जैसे निजवाचक में एक वचन बहुवचन के लिए ही आप शब्द को लेकर निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी व्याख्या, जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, निश्चित बोध न होना यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आवश्यक है। जैसे जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तो मुझे उसका पता बताओ। एक को कहा है कि उन्होंने, नहीं, कोई तो मुझे उसका पता बताओ, लेकिन किसका? यानी अनिश्चय है। यहाँ पे कोई और कुछ दोनों में क्या है? फर्क है। वो कहते हैं कोई तो मुझे उसका पता बताओ, लेकिन किसका पता हो इसमें निश्चितता नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ। दूसरा उदाहरण, मैंने कोई व्यक्ति यहाँ से जाते नहीं देखा। अतः यहाँ पे किसी नहीं कहा, उन्होंने कोई कहा है। मैंने कोई व्यक्ति यहाँ से जाते नहीं देखा। यदि निश्चयवाचक होता तो मैंने किसी व्यक्ति को यहाँ से जाते नहीं देखा, ठोस कहता हो, जोर दे के कहता। लेकिन कोई शब्द का इस्तेमाल करने से यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ। जैसे मुझसे कुछ न कहो आदि में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वाक्यों में। जैसे प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की व्याख्या और एक बार देखिए, सुनिए। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन खड़ा है, आप क्या कर रहे हो, विदेश से कौन कौन लौट आया है। यानी कौन, क्या, इन शब्दों का प्रश्नवाचक सर्वनाम में उपयोग किया जाता है। आप क्या करती हो, वहाँ कौन खड़ा है, मेरी यह साड़ी कौन पहनेगी। इस प्रकार के शब्द हम क्या करते हैं, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिताजी बाजार से क्या लेकर आए थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कौन, क्या, इन सर्वनामों का उपयोग करते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा के भेद जानने के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं विशेषण की ओर। यहाँ पे देखा है, देखो विशेषण। विशेषण विकारी शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण वह विकारी शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं। विकारी शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं। विशेषण के प्रयोग से संज्ञा की व्याप्ति कम हो जाती है। विशेषण से क्या होता है, संज्ञा की व्याप्ति यानी नाम की व्याप्ति कम हो जाती है। जैसे तो, मैं, उसने, इसने। जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, उस वक्त उस व्यक्ति का नाम बार बार नहीं लेते। जैसे संतोष हर दिन पढ़ाई करता है, संतोष खाना खाता है, संतोष नहा धो के तैयार होता है, ऐसा नहीं करते हम। उसके बदले विशेषण के माध्यम से हम क्या करते हैं, शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। नाम, सर्वनाम जैसे वह, वे, वहाँ, इन शब्दों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे विशेषण में संज्ञा की व्याप्ति कम होती है। जैसे भोला, 10, जापानी, कुछ, पहला, किलोग्राम, पाँचों, लड़का, आम, सूट, गहने, घोड़ा, शक्कर, उंगलियां। यानी भोला, लड़का, 10, आम, जापानी, सूट, कुछ गहने, पहला घोड़ा, 1 किलोग्राम शक्कर, पाँचों उंगलियां। इन शब्दों में हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की व्याख्या, दूसरे शब्द के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पे विशेषण की व्याख्या मैंने दी है। दूसरे शब्द के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का, आम, घोड़ा, शक्कर। पान पलटने के बाद पहला ही मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं हम विशेषण के भेद। अब जैसे सर्वनाम के भेद थे उसी प्रकार विशेषण के भी भेद। इन भेदों की जानकारी हम क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा सार्वनामिक विशेषण। तीसरा
व्यक्तिवाचक विशेषण। चौथा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की व्याख्या, विशेषण के शब्द देखने के बाद हम क्या करते हैं, विशेषण के भेद की ओर बढ़ते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। इसमें वाक्य में आई हुई संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, गुणवाचक विशेषण वाक्य में आई हुई संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले, गुण दोष को बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। रावण दुष्ट व्यक्ति था। रावण कैसा था? दुष्ट व्यक्ति था। राम अच्छा व्यक्ति था। उसके बदले में रावण दुष्ट व्यक्ति था। रावण का और राम का गुण बताया गया है यहाँ पे। और एक उदाहरण, मृदुल होशियार लड़की है। मृदुल होशियार लड़की है। कैसी लड़की है? मृदुल होशियार, यानी मृदुल के लिए होशियार विशेषण का उपयोग किया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे रावण दुष्ट व्यक्ति था, मृदुल होशियार लड़की है, मैंने सफ़ेद हाथी देखा। दुष्ट, होशियार, सफ़ेद ये क्रमश व्यक्ति, लड़की और हाथी इन संज्ञाओं के गुण बताने वाले शब्द है। ये गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी व्यक्ति के बारे में गुण दर्शाया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में आया हुआ सर्वनाम उसी वाक्य में आई हुई संज्ञा की विशेषता बताता है। देखो, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? वाक्य में आया हुआ सर्वनाम उसी वाक्य में आई हुई संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, वह आम का पेड़ मेरा है। देखो, वह आम का पेड़ मेरा है। 2, यह चित्रकार भारतीय है। यह चित्रकार भारतीय है। 3, जो पाठ पढ़ा है उसका स्वाध्याय लिखो। जो पाठ पढ़ा है उसका स्वाध्याय लिखो। पहले वाक्य में आम का पेड़ ये संज्ञा, दूसरे वाक्य में वह चित्रकार भारतीय है, और तीसरा जो पाठ पढ़ा है उसका स्वाध्याय लिखो। जैसे यहाँ पे आम का पेड़ मेरा है, इस वाक्य में आम का पेड़ संज्ञा व्याप्ति है वह। उसके बाद इसी प्रकार ये जो सर्वनाम भी चित्रकार पाठ की व्याप्ति सीमित करते हैं, साथ ही साथ विशेषता भी बताते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। जैसे भारतीय किसान श्रेष्ठ है, चीनी वस्तुएं सस्ती है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, कौन सी श्रेष्ठ है? भारतीय किसान। क्या सस्ता है? चीनी वस्तुएं। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में सर्वनामिक विशेषणों का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। भारतीय, चीनी। उसके बाद आगे का विशेषण जो है संख्यावाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक के बाद संख्यावाचक विशेषण। वाक्य में आई हुई संज्ञा के बारे में जो शब्द संख्या, परिमाण आदि बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण में वाक्य में आई हुई संज्ञा के बारे में जो शब्द संख्या, परिमाण आदि बताता है उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके भी संख्यावाचक सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है, लेकिन हमें निश्चित, अनिश्चित, क्रमवाचक, परिणामवाचक, समुदायवाचक, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए सिर्फ विशेषण के भेद और उसके प्रकार इतना ही है। तो हम देखें संख्यावाचक विशेषण में, जैसे कक्षा में 50 छात्र है। कक्षा में कितने छात्र हैं? 50। पिताजी 2 कटहल लेकर आए। कटहल यानी फल है ये। पिताजी कितने फल ले आए? 2 कटहल, यानी मराठी में उसे हम क्या कहते हैं? फनस। पिताजी 2 कटहल लेकर आए। उसके पास 500 रुपये है। यानी संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 50 छात्र है, पिताजी 2 कटहल लेकर आए, उसके पास 500 रुपये है। इस प्रकार विशेषण के भेद और उसके उदाहरण हमने देखे। उसके बाद आगे देखते हम क्रिया। चौथा जो प्रमुख मुद्दा है हमारा, क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ वस्तु शब्द का अर्थ केवल वस्तु ही नहीं, तो सभी सजीव निर्जीव चीजों से भी होता है। क्रिया वाक्य में प्रयुक्त जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ वस्तु शब्द का अर्थ केवल वस्तु ही नहीं, तो सभी सजीव निर्जीव चीज़ों से है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्रिया की व्याख्या और उसकी जानकारी। देखो, क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण शब्द होता है। क्रिया वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे इसका उपयोग वाक्य में किसी वस्तु के बारे में विधान करने के लिए होता है। इसका उपयोग वाक्य में किसी वस्तु के बारे में विधान करने के लिए होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया मूल धातु से बनती है। जिस मूल शब्द में परिवर्तन होने पर क्रिया बनती है, उस शब्द को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसमें धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का साधारण रूप बन जाता है। कर, करना, पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना आदि क्या होता है? धातु के क्रिया का सामान्य रूप को ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया बनती है। जैसे कर, करना, पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना आदि। इस प्रकार क्रिया के भी प्रमुख भेद है। उसमें से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, इन 3 ही प्रमुख भेदों की जानकारी हम लेंगे। उसमें से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हमें पढ़ाई के लिए है। जैसे सकर्मक क्रिया देखिए, वाक्य में आई हुई क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है।
कर्ता पर नहीं पड़ता तब इस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, सकर्मक क्रिया में वाक्य में आई हुई क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता, तब इस क्रिया को सकर्मक क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण, प्रज्ञा पुस्तक पढ़ती है, अमृता पत्र लिखती है, सागर गाड़ी चलाता है। इन वाक्यों में कर्ता क्या है? प्रज्ञा, अमृता, सागर। पढ़ती, लिखती, चलाता, ये क्रियाएं है। तो इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ताओं से हटकर पुस्तक, पत्र, गाड़ी इन शब्दों पर अर्थात वाक्यों के कर्म पर पड़ता है। इसलिए इन क्रियाओं को सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रज्ञा पुस्तक पढ़ती है, अमृता पत्र लिखती है, सागर गाड़ी चलाता है। प्रज्ञा, अमृता, सागर ये क्या है? नाम है, संज्ञा है। पढ़ती है, लिखती है, चलाता है, ये क्रियाएं हैं। और इसमें उनका कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, गाड़ी चलाना। तो सकर्मक क्रिया में वाक्य में आई हुई क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं और क्रिया पर भी नहीं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। दूसरा उपप्रकार अकर्मक क्रिया। वाक्य में आई हुई क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, तब उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब सकर्मक के विरुद्ध विपरीत स्थिति अकर्मक में है। अकर्मक क्रिया वाक्य में आई हुई क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, तब उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उमा आराम से सोती है, छोटे बच्चे रोते हैं, वह कुत्ते से डरता है। यहाँ पे देखो, इन वाक्यों में उमा, छोटे बच्चे, वह, ये शब्द क्या है? कर्ता है। यहाँ पे क्या है? उमा, छोटे बच्चे, वह, ये यहाँ पे क्या है? कर्ता है। और सोती, रोती और डरता है, ये क्या है? क्रिया है। तो इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ताओं पर पड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे आराम से सोती है, कौन? उमा। बच्चे रोते हैं, कौन? कैसे बच्चे रोते हैं? छोटे। कुत्ते से डरता है, कौन डरता है? वह। यहाँ पे अकर्मक क्रिया में कर्ता के ऊपर क्रिया का भार पड़ता है। इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ताओं पर पड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब उसके बाद तीसरा जो प्रकार है ना, प्रेरणार्थक क्रिया, मोटिवेट करना जिसे कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में आप सुनिए पहले, उसके बाद लिखकर मुझे भेज दीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया मूल धातु के जिस विकारी रूप से क्रिया के व्यापार में वाक्य के कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की और एक बार डेफिनेशन, व्याख्या देखिए, सुनिए। मूल धातु के जिस विकारी रूप से क्रिया के व्यापार में वाक्य के कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दीदी ने महल को खिलाया। देखो यहाँ पे किसने खिलाया? महल को। क्या खिलाया? खाना। मास्टर जी ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ पे खिलाया, पढ़ाया। जैसे आदित्य ने भाई को सुलाया,
प्रेरणार्थक क्रिया में ऊपर दिए हुए वाक्यों में खाना, पढ़ाना, सोना क्रियाएं हैं, जैसे खा, पढ़, सो। इन मूल धातुओं के खिलाया, खिलवाया, पढ़ाया, पढ़वाया, सुलाया, सुलवाया आदि में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया में जानकारी लेते समय जैसे मूल धातु के जिस विकारी रूप से क्रिया के व्यापार में वाक्य के कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, तब उसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दीदी ने मेहल को खिलाया। दीदी ने किसने खिलाया? मेहल को, क्योंकि मेहल छोटी है ना, तो वो हाथों से खाना नहीं खा सकती, इसलिए उसने क्या किया? दीदी ने, उसकी बड़ी बहन ने मेहल को खिलाया। क्या खिलाया? खाना। मास्टर जी ने छात्रों को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? मास्टर जी ने। किसे? छात्रों को। क्या किया? पढ़ाया। यानी यहाँ पे पढ़ाने की क्रिया की है। किसने? मास्टर जी ने। आदित्य ने भाई को सुलाया। आदित्य ने किसको सुलाया? उसके छोटे भाई को। किसने? आदित्य ने। किसे? भाई को। आदित्य ने भाई को क्या किया? सुलाया, यानी सोना। यहाँ पे खिलवाया, पढ़ाया, पढ़वाया, सुलाया, सुलवाया, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया और क्रिया के भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं पांचवा जो मुख्य प्रकार है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो अविकारी शब्द वाक्य में आई हुई क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द वाक्यों में आई हुई क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और इस क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद है, एक कालवाचक विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, पांचवा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, छठा निषेधवाचक क्रिया विशेषण। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या करना है? छोटे छोटे वाक्यों को आपको क्रिया विशेषण के अंतर्गत लिखना है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में काल, समय आदि की विशेष जानकारी देता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की व्याख्या, जो क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में काल, समय आदि की विशेष जानकारी देता है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे उदाहरण है, एक सुहास परसों आएगा। कौन आएगा? सुहास। कब आएगा? परसों, यानी समय के बारे में, काल के बारे में इस उदाहरण में बताया गया है। दो, रेवती कल पहुंची है। रेवती कब पहुंची है? कल। और तीसरा, बच्चे तो आज आए हैं। बच्चे कब आए हैं? आज आए हैं। इस प्रकार उदाहरणों के माध्यम से हम क्या करते हैं? कालवाचक विशेषण अव्यय बताते हैं। दो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वाक्य में आई हुई क्रिया के बारे में जो विशेष जानकारी देने वाला क्रिया विशेषण होता है, से अथवा
दिशा की जानकारी देता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्थितिवाचक यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने आदि। दूसरा दिशावाचक विशेषण पूर्व की ओर, पश्चिम में, इधर उधर आदि। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की रीति बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे चोर जल्दी भागा। कैसे भागा? जल्दी। क्योंकि चोर क्या करता है, हमेशा हमें चोरी करते समय किसी ने न देखा हो, न देखे, इसके लिए वो क्या करता है, गड़बड़ करता है। जैसे पहला उदाहरण है चोर जल्दी भागा। 2 बारिश अचानक आई। इसमें अचानक, कितनी धीरे धीरे बोलती है। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में चोर जल्दी भागा, बारिश अचानक आई, कितनी धीरे धीरे बोलती है आदि से रीति दर्शाई जाती है। चोर की जल्दी भागने की, बारिश की अचानक आने की और धीरे धीरे बोलने की रीति जताई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया से प्रश्न पूछता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया से प्रश्न पूछता है उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। 1 सागर स्कूल कब जाता है। यहाँ पे कब। अनुजा कैसी पढ़ती है। अनुजा पढ़ती है लेकिन कैसे, यहाँ पे कैसी। यह काम तुमने कैसे किया। यह काम तुमने कैसे किया, यहाँ पे कब, कैसी, कैसे। ऐसे शब्द क्या, कैसे, कैसी, ये शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। उसके बाद परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया का परिमाण बताते हैं उन क्रिया विशेषण अवयव को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आभा थोड़ा थोड़ा खाती है। आभा यानी व्यक्ति का नाम है। आभा कैसे खाती है? थोड़ा थोड़ा, परिणामवाचक। उसके बाद विनय बहुत सोता है। विनय व्यक्ति का नाम है। विनय कितना सोता है? बहुत। बहुत यानी ज़्यादा, समय से ज़्यादा वो क्या कहता है? सोता है। उन्मेष चाय कम पीता है। उन्मेष यानी व्यक्ति। उन्मेष चाय कम पीता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, बहुत, कम आदि परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद निषेधवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के बारे में निषेध सूचित करता है उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के बारे में निषेध सूचित करता है उस निषेध सूचक शब्द को निषेध सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तुम झूठ मत बोलो। यहाँ पे मत बोलना, झूठ मत बोलना। 3 बुरी बातें न करो। यहाँ पे बुरी बातें न करना। क्रिया विशेषण अव्यय में जो अविकारी शब्द वाक्य में आई हुई क्रिया की विशेषता बताते हैं उन अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण के उपभेदों की जानकारी लेने के बाद
हम आगे की ताशिका के समय इसकी और विस्तारता से जानकारी लेंगे। तो आप इन हिंदी व्याकरण के माध्यम से लेकर जो पढ़ाई हमने की है, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, और उसके बाद क्रिया विशेषणाव्यय और क्रिया विशेषणाव्यय के भेद, इनकी जो जानकारी हमने ली है आज की तासिका में, तो इन 5 प्रमुख व्याकरणों के नियमों के अनुसार आपको जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया और क्रिया विशेषणाव्यय, इनकी व्याख्या लिखकर आपको इनकी प्रमुख उदाहरणों को लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है। आज यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।